हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कनिका गोयल। आज आपके पास जो वीडियो लेके आई हूँ वो है हमारी सेकंड सर्कुलर के ऊपर। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी हमारी सर्कुलर 170/02/2022। बट अब जो मेरी ये नेक्स्ट वीडियो है वो है सर्कुलर नंबर 171/03/2022। ठीक है, इसमें हमारी सर्कुलर में क्या है बेसिकली आपको पता होगा। इस समय गवर्नमेंट डिमांड एंड नोटिस इशू कर रही है। कई हमारे नोटिस इशू हैं फेक इन्वॉइसेस के ऊपर। ठीक है, अब वो फेक इन्वॉइसेस किसे बोलते हैं, किस प्रोविज़न के अंदर हमारी वो पेनल्टीज पीनल प्रोविजंस और इंटरेस्ट जो भी अप्लाई करेंगे वो किस प्रोविज़न के अंदर, किस सेक्शन के अंदर करेंगे, वो उनकी उन्होंने क्लैरिटी के लिए ही ये सर्कुलर निकाला है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को ये डाउट रहता है, अच्छा किस पे हमारे कैसे प्रोविजंस एप्लीकेबल ये कर सकते हैं, क्या है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते उन्होंने सर्कुलर निकाला है ताकि वो आपको क्लैरिफिकेशन दे सके और चीज़ें, ताकि सामने वाला भी अच्छे से सीमलेसली भी अप्लाई कर सके। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है चीज़ों को समझाने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस द बेल बटन फॉर अ मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैंने जो साइट खोल रखी है वो है हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन .cbic.gov.in। इसके ऊपर जैसे आप आएंगे यहाँ पे जीएसटी के ऊपर यहाँ पे एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर सब आते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सर्कुलर्स के ऊपर। सर्कुलर्स पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे इन्होंने जो 6 जुलाई में 7 सर्कुलर इशू करे थे वो सारे ही हैं। यहाँ हमने 170/02/2022 हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो आज हम कवर करने वाले हैं, वो है हमारा 171/03/2022 जीएसटी। ये किसके बारे में? ये हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी प्रोविजन अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फेक इन्वॉइसेस। फेक इन्वॉइसेस के ऊपर हमारे कब डिमांड के एंड पेनल्टी के कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, उसके रिगार्डिंग ये हमारी क्लैरिफिकेशन उन्होंने इशू करी है। आप यहाँ पे इस जैसे इस आइकन को प्रेस करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ये सर्कुलर। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये आगे हम सर्कुलर नंबर 171/03/2022 जो हमारा 6 जुलाई को इशू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, a number of cases have come to notice where the registered person are found to be involved in issuing the tax invoices without actual supply of goods or services or both। ठीक है, हम इन्हें हम बोलेंगे फेक इन्वॉइसेस। जब कोई भी पर्सन बिना किसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों को बिना सप्लाई किए हुए कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करता है ताकि सामने वाला उस इनवॉइसेस के बेस पे आईटीसी ले ले, क्लेम कर ले, तो उस इनवॉइस को हम बोलते हैं फेक इनवॉइस। whenever a tax invoice is issued without a supply of goods or services or both, then it was called as a fake invoice। clear? इसे हम आगे फेक इनवॉइस बोलेंगे। इन ऑर्डर टू इनेबल द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस टू अवेल एंड यूटिलाइज द आईटीसी fraudulently, representations are being received from the trade as well as a field formation seeking the clarification on the issue relating to the applicability of the demand and penalty provision under the CGST है। कई जगहों से इनके पास है ना आई थी रिप्रेजेंटेशन कि प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, जब ये केस होते हैं फेक इनवॉइसेस के तो हमारे पास कौन से डिमांड एंड पेनल्टी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या सिनेरियोज होंगे, तो प्लीज आप वो हमें एलोबरेट कीजिए, उनके बारे में क्लैरिफिकेशन दीजिए in respect of such transaction involving the fake invoice. In order to clarify these issues and to ensure uniformity in the implementation of the provision of the law across the field formation, the board in exercise of its power conferred by the section 168 subsection 1 of CGST Act hereby clarify the issue detailed here under। उन्होंने कहा अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन पूरी डिटेल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आ जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप चलते हैं। पहला इशू क्या आता है, मैं इसे जल्दी से करने के लिए मैं आपको इशू ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इशू में इन्होंने बोला कि कोई एक ए रजिस्टर्ड पर्सन था जिसने बी एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को इशू कर दिया है टैक्स इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारा अंडर सप्लाई के अंदर कवर नहीं हुआ, सप्लाई एज पर दी सेक्शन 7 और सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में जो हमारा सेक्शन 7 है वो क्या कहता है,
सप्लाई में क्या आता है, हमारा सेक्शन 7 बोलता है सप्लाइंग फ्रूट्स। मैं आपको यहाँ पे एक्ट भी खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आप एक्ट में आएंगे, यहाँ पे जीएसटी में आ जाते हैं, एक्ट्स के अंदर हमारा आ जाता है यहाँ पे सेक्शन 7। ये रहा स्कोप ऑफ सप्लाई। जब तक कोई भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं हो सकता तो वो हमारे जीएसटी की में नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारी सप्लाई होती क्या है, फॉर द, तो यहाँ पे लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल और ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फर्स्ट। दूसरे पार्ट में वो बोलते हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस for a consideration whether or not in the course or the furtherance of business। थर्ड उन्होंने बोला जो हमारा एक्टिविटी शेड्यूल 1 में डिफाइन कर दिया है कि वो हमारी सप्लाई होगी, चाहे आपने क्या कहते हैं कंसिडरेशन दी है या नहीं हुई है, तब भी वो हमारी एम्बिट में आ जाता है फॉर अ सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये वाली जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन दी उन्होंने कहा कि in a case where a registered person A has issued the tax invoice to the another registered person B without any underlying supply of goods or service or both, whether such transaction be covered as supply under the section 7 of the CGST Act and whether any demand and recovery can be made from it in the respect of the said transaction under the provision of section 73 or 73 or the section 74 of the CGST Act. Also, whether and a penal action can be taken against the registered person A in the such case। वो हमारे ए की बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो ये फर्स्ट पर्सन है ए, क्या उसके ऊपर हमारा डिमांड रिकवरी हम कर सकते हैं एज पर दी सेक्शन 73 या फिर 74 के अंदर, या अगर या फिर कोई भी पीनल एक्शन उसके ऊपर हो सकता है या नहीं हो सकता जिसने फेक इनवॉइस इशू करा है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे देती हूँ, पूरा हम डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से एक्ट में पढ़ सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 73 है वो है हमारा किसके ऊपर, देख लीजिए। सेक्शन 73 है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एररसली रिफंडेड और ITC wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or any willful misstatement और suppression of fact। मतलब किसी इंसान ने जानबूझकर, जब नहीं क्या होता, गलती से अनजाने में उससे ये चीजें गलत हो जाती हैं, तो उसके ऊपर सेक्शन 73 अप्लाई हो जाता है। और सेक्शन 74 कब अप्लाई होता है, जब वो यही काम फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कर रहा है, विलफुल कर रहा है, तो उसके ऊपर ये वाला 74 सेक्शन अप्लाई हो जाता है। हमारा जो पीनल प्रोविजन का सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है 122। 122 है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, सिंस देयर इज ओनली बीन एन इशुएंस ऑफ अ टैक्स इनवॉइस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ए टू रजिस्टर्ड बी पर्सन बी without the underlying supply of goods or service or both, therefore such an activity does not satisfy the criteria of supply। इसने सप्लाई तो क्राइटेरिया नहीं करा, क्योंकि एक कहीं पे भी यहाँ पे सप्लाई नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुआ, बार्टर नहीं हुआ, लाइसेंसिंग नहीं हुई, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई की नहीं हुई है जिससे हम ये कह सके कि हमारी सेक्शन 7 में आ गया है डेफिनेशन के अंदर। इस वजह से देयर इज अ नो सप्लाई बाय ए टू बी इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स इनवॉइस इन टर्म ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो इसलिए जब वो हमारे सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आया तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी भी अराइज नहीं हुई ए के ऊपर। For the set and accordingly no demand and recovery is required to be made against the A under the provision of section 73 and 74 of CGST Act in the respect of same। इसी वजह से वो हमारा 73 और 74 की भी डेफिनेशन से बाहर हो गया, उसके ऊपर हम डिमांड और रिकवरी का प्रोविजन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जैसे वहां पे लैंग्वेज से भी समझा दिया। बिसाइड्स नो पीनल एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74 इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अगेंस्ट ए इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेट ट्रांजैक्शन। और इसी वजह से उसके ऊपर पीनल प्रोविजन जो सेक्शन 73 या 74 के वो भी अप्लाई नहीं होंगे। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, उसने गलत काम नहीं कर रहा है वो बस इशू कर देगा, नहीं, ये गलत काम है, ये हम अंडर द डेफिनेशन 122 लेके आ जाएंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल however be liable for the penal action under the section 122 of the CGST Act for issuing the tax invoice without the actual supply of goods or service or both। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ 122 की डेफिनेशन में वो हमारा आ जाएगा। 122 मैंने खोला, यहाँ पे लिखा है where a taxable person who, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, issue any invoice or bill without the supply of goods
और द सर्विस और बोथ इन द वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। अगर कोई भी पर्सन कोई भी इनवॉइस इशू कर देता है, बिल इशू कर देता है, अगर उसने कुछ भी सप्लाई नहीं करा है तो उसके ऊपर ये 122 एप्लीकेबल हो जाता है। 122 क्या कहता है? 122 हमारा कहता है कि वो उस पर्सन के ऊपर क्या पेनल्टी लगती है? पेनल्टी लगती है उसके ऊपर 10,000 या जो उसने जितने का भी ऑफेंस करा है उस अमाउंट के, वो उतनी अमाउंट विच एवर इज हायर, उसके ऊपर वो पेनल्टी होती है, उसे वो देनी होती है। यहाँ पे उसमें डिफाइंड है। ठीक है, तो एक इस 73 और 74 से तो बच गया, लेकिन वो 122 से नहीं बच पाएगा। क्लियर? दूसरा उन्होंने बोला, अगर ए ने बी को अब यहाँ पे तो ऊपर उन्होंने एक का डिफाइन कर दिया था कि उसके ऊपर ए के ऊपर क्या लगेगा। अब नीचे उन्होंने कहा बी के साथ क्या होगा, बी के ऊपर क्या कोई डिमांड एंड रिकवरी लगेगी? हाँ, बी के ऊपर लग जाएगी। बी लाइबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 74, क्योंकि उसने विलफुली इंटेंशनली फ्रॉड का काम कराया था, क्योंकि उसने फ्रॉडेंटली आईटीसी क्लेम कर लिया, इसीलिए उसके ऊपर 74 का लग जाएगा और उसके ऊपर उसे अंडर सेक्शन 50 इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो क्या रेट होता है हमारा 18%। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं। Since the registered person B has availed and utilized the fraudulent ITC on the basis of the said tax invoices without receiving the goods or service or both in the contravention of the provision of section 16 subsection 2 clause B of CGST Act, he shall be liable for demand and recovery of the said ITC along with the penal action under the provision of the section 74 of the CGST Act, ठीक है, along with the applicable interest. Further, as per the provision of the section 75 subsection 13 of CGST Act, if penal action for fraudulent availment or utilization of ITC is taken against B under section 74, अगर उसके अगेंस्ट में 74 इम्पोज हो जाएगा तो उसकी तो सेम एक्ट में कोई और पेनल्टी नहीं लगती है, हमारा 75 सबसेक्शन 13 बोलता है। No penalty for the same act, that is for the said fraudulent availment or utilization of ITC can be imposed on B under any other provision of CGST Act including section 122। या तो उसके ऊपर 122 लगाओ या 74, अगर उसके ऊपर 74 अप्लाई हो जाएगा तो कोई भी अदर प्रोविजंस जो एक्ट के हैं, जो कह रहे हैं कि अगर उसने अवेलमेंट गलत कर लिया है, फ्रॉड का काम किया है, तो सेम एक्ट के लिए अदर प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, केवल एक प्रोविजन एक एक्ट के लिए पीनल प्रोविजन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा 74 एंड 50 के अंदर इंटरेस्ट ये अप्लाई हो जाएंगे। अब थर्ड केस क्या आया? ए ने बी को इशू करा इनवॉइस, ए और बी के ऊपर हमारे को एप्लीकेबल प्रोविजंस बता दिए। अब उन्होंने कहा कि बी ने भी आगे है ना एक और इनवॉइस इशू करा सी को। ठीक है, अब इस केस में हमें पूछ रहे हैं क्या होगा कि whether B will be liable for demand and recovery and the penal action under the provision of section 73 और 74 और any other provision of CGST है। उसने आगे उस ITC को पास ऑन कर दिया by issuing another tax invoice। अब क्या होगा? In this case, ITC availed by B in his electronic credit ledger on the basis of tax invoice issued by A without the actual receipt of the goods or service or both has been utilized by the B for passing on of the input tax credit by issuing tax invoice to C without any underlying supply of the goods or services or both. As there was no supply of goods or service or both by the B to C in respect of said transaction, no tax was required to be paid by B। Same बात जो A के ऊपर applicable हुई थी। In respect of same, the ITC, the input tax credit availed by B in his electronic credit ledger on the basis of tax invoice issued by A without actual receipt of goods or services or both is ineligible। वो हमारा क्या है? Ineligible है as per the section 16 subsection 2 clause B of CGST Act। In this case, there was no supply of goods or service or both by B to C in respect of the said transaction and also no tax was required to be paid in the respect of said transaction। Therefore, in these specific cases, no demand and recovery of either ITC wrongly or fraudulent availed by B in such case or the tax liability in respect of said outward transaction by B to C is required to be made from B under the provision of section 73 और 74 of the CGST Act। तो उसके ऊपर हमारा 73 और 74 एम्बिट से बाहर कर दिया। However, in such cases, B shall be liable for the penal action। लेकिन P के ऊपर यहाँ पे penal action अप्लाई हो जाएंगे अंडर दो सिनेरियोस। कौन से? अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 और अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7। हमारा दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा 2 में तो मैंने बोला था इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और फॉर द रूल्स मेड देयर अंडर। और तीसरा उन्होंने हमारा बोला है 7 क्लॉज 7 में दिखाती हूँ आपको। 7 में बोलते हैं टेक और यूटिलाइज द आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ आइदर फुल्ली और पार्शली इन कॉन्ट्रावेंशन
of the provisions of this act or the rules made thereunder। यहाँ पे यूटिलाइज, टेक्स और यूटिलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी के ऊपर 122 के पीनल प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। फॉर इशूइंग इनवॉइस विदाउट एनी एक्चुअल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, एज आल्सो फॉर टेकिंग यूटिलाइजिंग आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड और दिस सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऊपर उसने कहीं अदर आगे उससे फॉरवर्ड नहीं करा था, इसलिए उसके ऊपर केवल एक ही हमने सेक्शन अप्लाई करा, सेक्शन 74। बट आगे उसने क्या करा, उसने आगे इशू भी कर दिया और अवेलमेंट भी कर दिया। तो सेम एक्ट के लिए हम एक ही प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 122 उसके दोनों चीजों को कवर कर रहा है, तो हमने उसके ऊपर यहाँ पे पीनल प्रोविजन 122 अप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने आगे इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए बोला है कि जो फंडामेंटल है ना, कि किस पर्सन पे कौन सा 122 अप्लाई होगा, या क्या कहते हैं 132 के या 73 या 74 जौन सा भी अप्लाई होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे सिनेरियोस के, कंडीशन केस टू केस बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये इन्होंने केवल एक इलिस्ट्रेशन दी, आगे और भी हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होंगी, उनके ऊपर उसी तरह से वो प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे गलत काम नहीं करने हैं, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर सख्त है। कई सारी चीजों में चेंजेस आते रहे हैं और वो इन चीजों को पकड़ने के लिए रेगुलरली काम कर रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्लीज इसे रोकिए। और दूसरा, आप, गवर्नमेंट ने हर तरह से चीजों को कवर कर रखा है, केस टू केस बेसिस पे ये चीजें कवर होंगी, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार आप भी अपना सर्कुलर डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।